मेरा नाम राफ़िया है और मैं बहुत ही खूबसूरत थी। सुबह जब मैं अपनी चाची के साथ नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी, तो मेरी चाची का छोटा भाई ज़ैन मेरे सामने बैठा हुआ था। उसकी नज़रें मुझ पर जमी हुई थी और ये ऐसी नज़रें थी जो मुझे खुश करती थी, क्योंकि मैं ज़ैन को पसंद करती थी। चाची का भाई यहाँ पर आता जाता रहता था और वह भी मुझे बहुत ही पसंद करता था। मेरी उम्र 17 साल थी, लेकिन मुझे ज़ैन से प्यार हो गया था। कम उम्र में ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी और वे भी मेरे लिए ऐसी ही फीलिंग रखता था। लेकिन मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि आज का सूरज मेरी ज़िंदगी में अंधेरा लाने वाला है। आज के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। चाची का भाई 2 दिन से यहाँ पर आया हुआ था। ज़ैन नाश्ता करने के बाद नौकरी के लिए निकल गया था और मैं चाची के साथ घर में कामों में मसरूफ़ हो गई थी। मेरी माँ और मेरे बाबा का तो बचपन में ही इंतकाल हो गया था। वे लोग मुझे काफ़ी सालों पहले ही इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे और मेरा कोई भाई बहन ही नहीं था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। चाची मेरी माँ की जगह तो नहीं ले सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे इज्जत की छत दी थी और यही बहुत था। काम करते हुए मुझे वक्त का पता ही न चला और दोपहर हो गई। चाची अपने कमरे में आराम करने के लिए जा चुकी थी और मैं किचन की सफाई करने के लिए किचन में रह गई थी। इतनी ही देर में मुझे दरवाज़ा बजने की आवाज़ सुनाई दी। मैं दरवाजे पर गई तो दरवाजे पर एक अजीब सा चौड़ा सा आदमी खड़ा हुआ था, जिसकी नज़रों ने मेरी ऐसी चमक थी कि मैंने जल्दी से उसे देखकर अपने कपड़े ठीक किए थे। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और कभी कभी यही बात मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया करती थी। मैं जहाँ भी जाती थी वहाँ पर लड़के मुझे घूर घूर कर देखते थे, इसलिए मैं ज़्यादातर घर से बाहर निकलती तो अपने चेहरे को और अपनी खूबसूरती को छुपाने की कोशिश करने लगती थी। वो आदमी मुझसे चाची के बारे में पूछ रहा था। मैंने दरवाज़ा बंद करना चाहा था ताकि अंदर जाकर चाची को बुला लाऊं, लेकिन उस आदमी ने दरवाजे पर हाथ रख दिया कि दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कोई गैर थोड़ी हूँ, जाओ जाकर अपनी चाची को बुला लाओ। उसकी बात पर वो बहुत ही अजीब सी लगी थी। मैं पहली बार उस आदमी को यहाँ पर देख रही थी और वे कह रहा था कि वे मेरे लिए कोई गैर नहीं है। मुझे दरवाज़ा खुला हुआ छोड़कर अंदर जाना बहुत ही मुश्किल लग रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी थी, इसलिए फौरन अंदर की तरफ भागी और चाची को इस बारे में बताया कि एक आदमी दरवाजे पर खड़ा हुआ है। और उसके हुलिये के बारे में सुनते ही चाची के चेहरे का रंग बदल गया था। वो कहने लगी कि तुम्हें दरवाजे पर आने की ज़रूरत नहीं है, तुम किचन का काम ख़त्म करो। उनकी बात सुनकर मैं किचन में पहुंच गई थी और चाची दरवाजे पर चली गई थी और फिर मुझे चाची की थोड़ी थोड़ी आवाज़ सुनाई देने लगी थी। वो उस आदमी से क्या बातें कर रही थी ये तो मुझे समझ ही नहीं आया था, लेकिन कोई ऐसी बात ज़रूर थी जो बहुत ही खामोशी के साथ और चुपके चुपके की जा रही थी। मैं सोच में पड़ गई थी कि चाची इस वक्त इस आदमी के साथ क्या कर रही है और ये आदमी कौन है। वे चाची से ही यही बात करने के लिए यहाँ पर आया है। कुछ ही देर गुजरी थी कि चाची मेरे पास आई और कहने लगी कि उस आदमी के बारे में मैं तुम्हें अपने चाचा या फिर मेरे भाई ज़ैन को इस बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। चाची की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। चाचा रोज़ सुबह सवेरे दूसरे शहर में काम करने के लिए चले जाते थे और रात को ही घर पर वापस आते थे, लेकिन वे दिन में कई बार चाची को फ़ोन करके उनसे बात करते थे और मेरा भी हाल चाल लेते रहते थे। चाची चाचू की अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए चाचू मुझे अपनी बेटी की तरह ही समझते थे। चाचू मेरी बहुत ही परवाह करते थे, इसलिए चाची ने मुझे कह दिया था कि मुझे उन्हें कोई बात भी नहीं बतानी है। लेकिन मेरे दिल के अंदर बहुत ही अजीब सा गुमान पैदा हुआ था कि वो आदमी कौन है जिनके बारे में चाची सबसे छुपाना चाहती है। मुझे तो वो कोई बदमाश आदमी लग रहा था, लेकिन मेरी चाची का उससे क्या ताल्लुक था। हाल चाची की बात सुनकर मैंने अपनी जुबान पर ताला लगा लिया था और ना ही मैंने उस बारे में ज़ैन को से कोई बात कही थी और ना ही चाचू से कुछ कहा था। मैंने सोच लिया था कि आज नहीं तो कल खुद ये बात सब लोगों को पता चल जाएगी, क्योंकि मेरा मानना था कि कोई भी बात ज़्यादा छुपी नहीं रह सकती। और फिर ज़ैन मेरे कमरे में आया और कहने लगा कि जल्दी ही अब मैं अपनी बहन से तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में बात करूँगा। मैं चाहता हूँ कि अब जल्दी ही हमारी शादी हो जाए। ज़ैन की बात सुनकर मैं हंसती थी, क्योंकि मैं अभी सिर्फ 17 साल की थी और वो 25 साल का था और फिर अभी उसकी परमानेंट नौकरी भी नहीं लगी थी। वो बस थोड़े बहुत ही पैसे कमाता था, फिर वो मुझे कैसे अपने घर में रखता,
इतनी जल्दी तो हमारी शादी मुमकिन ही नहीं थी। मगर जैन का कहना था कि कुछ बातें हैं जिनकी वजह से वे जल्द ही मुझसे शादी करना चाहता है और वह अपने लिए किसी अच्छी नौकरी की तलाश हर दिन कर रहा है और फिर वो मुझे लेकर नौकरी के लिए दूसरे शहर में शिफ्ट भी हो जाएगा। मुझे इस बात पर भला क्या एतराज़ हो सकता था। मैंने उससे कह दिया था कि अगर चाची मानती है तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। ये सुनकर जैन को बहुत ही खुशी हुई थी और उसने खुशी से मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम लिया था। उसके हाथ से छूने से मुझे बहुत ही शर्म आ रही थी। वो दिन तो खामोशी से गुजर गया था और कुछ दिन बाद वो आदमी फिर से हमारे घर पर आ गया था। वो आदमी आज सीधा दरवाजे से घर के अंदर चला आया था। अब की बार चाची ने उसे अपने कमरे में बिठा दिया था। मैं किचन में मौजूद थी तब अचानक चाची भी कमरे में आ गई। उन्होंने एक लहसुन उठाया और मुझसे कहने लगी, तुम्हें मेरे कमरे की तरफ आने की ज़रूरत नहीं है। अब तक कि मैं खुद से आवाज़ ना दूँ, मैंने बड़ी हैरानी से अपनी चाची की तरफ देखा था और उनके हाथ में लहसुन पकड़ा हुआ देखा और वो खामोशी से वापस अपने कमरे में चली गई थी। मुझे कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई गई थी। 2 घंटे ऐसे ही गुजर गए थे और एक तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। थोड़ी देर के बाद मुझे चाची ने आवाज़ देकर जूस लाने के लिए कहा था। मैं 2 गिलास जूस लेकर चली गई। कमरे के दरवाजे तक जैसे ही पहुंची तो वे दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे और वो बातें करते करते मुझे देखकर तभी खामोश हो गए। मेरी नज़र खुद ब खुद उस आदमी पर गई तो वह आदमी चाची से कहने लगा कि ये तुम्हारी बेटी है, ये तो बड़ी खूबसूरत और जवान है, तुम इसकी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती? इसके लिए तो तुम्हें आसानी से रिश्ता मिल जाएगा। अब इसकी उम्र हो रही है और इसके बारे में सोचना शुरू कर दो। उस आदमी की बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। वो मेरे लिए अनजान आदमी था। वो ना सिर्फ मेरी जवानी की तारीफ कर रहा था बल्कि शादी के बारे में भी बात छेड़ दी थी। वो पता नहीं कौन था, खुल्लम खुल्ला मेरी चाची से बातें कर रहा था और फिर चाची भी हंसकर उससे कहने लगी, हाँ अब इसकी शादी ही तो करनी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरी अब उम्र हो रही है लेकिन अब ये जवान हो गई है। मैं शर्म की वजह से फौरन वहाँ से निकल कर वापस आ गई थी। चाची उस अनजान आदमी के सामने जिस तरह से मेरी जवानी के बारे में बातें कर रही थी, मुझे उस बात का बहुत ही बुरा लग रहा था और उन दोनों के बीच फिर से बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। और कुछ देर के बाद वह आदमी वापस चला गया तो चाची ने मुझे फिर से यही समझाया कि जैन को और चाचा जी को इस बारे में कुछ मत बताना। लेकिन इत्तेफाक की बात यह थी कि अचानक से जैन घर पर आ गया था। तबीयत खराब होने की वजह से वह अपने घर जाने की बजाय यहाँ पर आ गया था। उसने उस आदमी को घर से निकलते हुए देखा तो फौरन मेरे पास चला आया और मुझसे पूछने लगा कि यह आदमी कौन था और यहाँ पर क्यों आया था। मैंने इनकार करते हुए कह दिया कि मुझे कुछ नहीं पता। वह आदमी चाची से मिलने के लिए आया था। जैन चाची से मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया और फिर न जाने अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन दोनों की चीखने चिल्लाने की जोर जोर से आवाज़ें आने लगी। चाची जैन को बुरा भला कह रही थी। जैन भी आगे से चाची को बहुत ज़्यादा जवाब दे रहा था। न जाने उन दोनों के बीच क्या चल रहा था। मुझे इस बारे में तो कुछ भी पता ही नहीं था, लेकिन इतना आइडिया ज़रूर था कि बात कुछ ज़्यादा ही बड़ी है और शायद उस अनजान आदमी से जुड़ी हुई है। काफ़ी देर के बाद जब जैन चाची के कमरे से बाहर आया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हुआ पड़ा था और वे स्टोर रूम में चला गया और जाकर अंदर बंद हो गया। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आज घर पर ही रुकने वाला था। उसके बाद चाची अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। रात के खाने के टाइम पर मैं चाची को बुलाने के लिए गई तो चाची बहुत ही गुस्से में थी और मुझसे कहने लगी कि जाओ तुम जाकर खाना खा लो। उनका रवैया मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा था। पता नहीं जैन ने कौन सा हंगामा खड़ा कर दिया था जिस बात का गुस्सा मुझ पर वे निकाल रही थी। मैंने चाची से उस बारे में पूछना भी चाहा कि क्या हुआ है तो वे कहने लगी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं आंसू बहाती हुई उनके कमरे से निकल आई थी और लगातार फूट फूट कर रो रही थी। आज मुझे बड़ी बेचैनी के साथ अपने वालिदैन याद आ रहे थे। मैं अपने छोटे से कमरे में बिस्तर पर लेटी तो मेरे दिमाग में बस यही बात आ रही थी। जैन ने अपनी बहन से न जाने किस बात पर झगड़ा किया है। क्या उस अनजान आदमी की वजह से उसका और चाची का झगड़ा हुआ है? रूम का दरवाज़ा तो अंदर से लॉक था, वरना मैं उसे जाकर ज़रूर पूछती।
जैन जब भी हमारे घर पर आता था तो वह इधर उधर ही रहता था। हमारा घर छोटा था लेकिन सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक में चाचू और चाची रहते थे और दूसरे में मैं रहती थी और एक छोटा सा स्टोर रूम बना हुआ था जहाँ पर जैन कभी कभी ठहर जाता था। मुझे सुबह होने का इंतज़ार था। सुबह हुई तो ये बात चाची से पता चलनी थी या फिर मुझे जैन से ही पूछनी थी। लेकिन अगली सुबह उससे भी ज़्यादा कुछ अजीब हुआ था। मैं सोकर उठी तो जैन घर से जा चुका था और चाची भी खामोशी से घर का काम कर रही थी। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की थी और उनका रवैया भी ऐसा ही था कि मैं उनसे कुछ पूछ भी नहीं सकी। सुबह उठते ही मेरा पहला काम सफाई करना था, इसलिए उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की और उनका रवैया भी ऐसा था कि मैं उनसे कुछ पूछ भी नहीं सकी। सुबह उठते ही मेरा पहला काम सफाई करना था, इसलिए मैं सीधा सफाई करने में बिजी हो गई थी और चाची के कमरे की सफाई करने के दौरान मुझे वहाँ लहसुन का टुकड़ा पड़ा हुआ मिल गया जिसे चाची किचन में लेकर अपने कमरे में गई थी। और मैं सोच रही थी कि चाची लहसुन क्यों उठाकर लाई थी। आखिर इस आदमी को उस लहसुन का क्या करना था, या फिर चाची ने उस लहसुन का इस्तेमाल किया था। उसका छिलका भी उतारा हुआ था, इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे उसका रस निकाल लिया गया हो। मैंने सफाई करते टाइम उसे फेंक दिया था और फिर सफाई में बिजी हो गई थी। फिर शाम के टाइम चाची मुझसे कहने लगी, चलो मार्केट चलते हैं, कुछ सामान लाना है। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि चाची मुझे अपने साथ मार्केट ले जाती थी, इसलिए मैंने अपना दुपट्टा लिया और मैं उनके साथ चल पड़ी। लेकिन मुझे क्या पता था कि चाची मुझे कहाँ लेकर जा रही है। हम रिक्शे में बैठकर चल पड़े, लेकिन उस वक्त मैं हैरान रह गई थी जब रिक्शा डीएसजी पीछे निकल गया। वो कहने लगी कि दूसरा सामान खरीदना है, इसलिए दूसरे मार्केट जा रहे हैं। उनका रवैया मुझसे पहले से कुछ बेहतर लग रहा था और काफ़ी देर के बाद हम एक बाज़ार में पहुंच गए। यहाँ भीड़ भाड़ तो थी लेकिन लोग काफ़ी अच्छे मालूम हो रहे थे। रिक्शे से उतरते ही चाची मुझे तो किसी दुकान के बजाय बाजार के पीछे बने हुए एक घर में ले गई। एक बड़ी उम्र की औरत ने दरवाज़ा खोला और वे चाची को देखकर मुस्कुराने लगी। चाची कहने लगी, इसे अपने पास रखो, मैं माल के सही दाम लगवा कर आती हूँ। मैंने चाची को परेशानी से देखा कि वे मुझे अपने साथ ले जाने की बजाय यहाँ पर क्यों छोड़कर जा रही है। चाची ने मेरा चेहरा देखा तो वे कहने लगी, परेशान मत हो, ये भी तुम्हारी चाची ही है। तुम यहाँ बेफिक्र होकर बैठो, बस कुछ देर में मैं वापस आती हूँ। फिर चाची मुझे छोड़कर वहाँ से पलट गई। वो औरत मुझे अंदर ले गई और घर का दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर जैसे जैसे वो मुझे अपने साथ लेकर जाने लगी, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि उस दरवाजे के पीछे तो एक अलग ही जगह बनी हुई थी जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कमरे बने हुए थे और एक एक चीज़ में से महक आ रही थी। कुछ कदम चलने के बाद ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं किसी नॉर्मल जगह पर नहीं हूँ, एक अलग ही जगह थी। दरवाज़ों के पास छोटे छोटे कपड़े पहने हुए लड़कियाँ खड़ी हुई थी जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उनके कपड़े, उनके चेहरे पर भरा हुआ था मेकअप और मुझे एक अलग ही अंदाज़ा बता रहा था। मैं चलती हुई रुक गई तो वह औरत पलटकर मुझे देखने लगी, लेकिन मैंने उससे कहा कि मुझे वापस जाना है, मैं अंदर नहीं जाना चाहती। मेरी बात सुनकर वो औरत कहने लगी कि इस दरवाजे के अंदर आने का रास्ता तो है लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी चाची तुमसे जान छुड़ाकर यहाँ से जा चुकी है। अब ना ही वे कभी लौट कर वापस आएगी और ना ही तुम कभी यहाँ से लौट कर बाहर जा सकोगी। ये मेरी दुनिया है, यहाँ पर मेरा राज चलता है। तुम भी एक औरत हो, तुम्हें यहाँ पर रहकर मेरा कहना मानना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने अपना हाथ उसके हाथ से कस के छुड़ाया और मैंने कहा कि मैं यहाँ पर किसी भी कीमत पर नहीं रहूँगी और मेरी चाची कुछ देर में आती ही होगी। मैं बाहर जाने के लिए जैसे ही पलटी तो उसने मेरे पीछे से मेरी कमीज़ पकड़ ली और कमीज़ ज़ोर से खींची, जिससे मेरी कमीज़ फट गई। फिर मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा और मैं ज़मीन पर गिर गई। मेरे मुंह से खून निकलने लगा। वो औरत मेरे पास बैठकर कहने लगी कि तेरी चाची तुझे यहाँ पर बेच कर गई है, अब तू मेरी खरीदी हुई गुलाम है। मैंने तेरी महंगी कीमत दी है, चल अब जा और जाकर तैयार हो, रात को कस्टमर आएगी और तुझे भी यहाँ लाइन में खड़े होना ही होगा। फिर उसने एक औरत को आवाज़ देकर बुलाया और मुझे उसके हवाले कर दिया। मैं उस वक्त उसकी बात सुनकर हैरान हो गई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। मेरी चाची मेरी माँ की तरह थी। पिछले इतने सालों से मैं अपनी चाची के साथ रह रही थी। वे मेरे ऊपर इतना जुल्म कैसे कर सकती थी।
मैं चाहकर भी उस औरत पर यकीन नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था ये एक भयानक ख्वाब है और कुछ ही देर बाद मेरी आँख खुलेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती थी कि कोई ख्वाब नहीं था बल्कि इस जिंदगी की कड़वी हकीकत थी। वह दूसरी औरत मुझे अंधेरे से कमरे में ले गई। उसने खुशबूदार पानी बनाया था और उसमें मुझे नहलाया और मेरे चीखने चिल्लाने का, रोने धोने का उस औरत पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो कहने लगी, तुझ जैसी लड़कियां यहाँ पर रोज आती है, एक दो दिन रोती है, उसके बाद खुशी खुशी बिस्तर पर चली जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि अब ये मेरी जिंदगी है, इसलिए तुम भी अब खुशी खुशी के यहाँ पर कबूल कर लो। जो भी है, जैसे भी है, ये तुम्हारी जिंदगी है, इसलिए खुशी से इस काम को आसानी से कर लो, वरना राशिदा बानो जबरदस्ती करवाएगी और तुझे तकलीफ भी ज्यादा होगी। उनकी बातें सुनकर मेरे वजूद में करंट दौड़ गया था। मैं 17 साल की थी और वे मुझे इस धंधे में उतारना चाहती थी। वे मुझे कमरे की तरफ खींचते हुए ले गई जहाँ से मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वो कहने लगी, देखो ये लड़की राशिदा बानो की बात नहीं मान रही और इसलिए उसे यहाँ पर बंद करके रखा गया है। सुबह से बेचारी को न खाने को कुछ दिया जा रहा है और ना ही पीने को। अगर तुमने भी मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें भी न खाने को कुछ दिया जाएगा और ना ही पीने को। तुम्हारा भी यही हाल होगा। उसकी ज़बरदस्ती करने पर मैंने खुशबूदार पानी से गुस्ल किया था और फिर उसने मुझे दुल्हन की तरह तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो पहली वाली औरत, जिसका नाम रशीदा था, और वो मेरे वापस आ गई। उसने सर से पैर तक मुझे देखा और कहने लगी, तू तो सच में बहुत ही खूबसूरत है और बड़ी ही कमाल की चीज़ है। तेरे तो बड़े ही अच्छे दाम लगेंगे। मैंने तेरी चाची को भी बहुत ही पैसे दिए हैं। वही पैसे अब मैं तेरे जिस्म को बेचकर वसूल करूँगी। राशिदा बानो जैसे ही हंसी तो उसके पान से भरे हुए दांत दिखाई दिए। ये नज़ारा मैंने किसी फिल्मों में देखा था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा वक्त आ जाएगा। मेरी आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे। मैंने उस औरत से पूछा कि मेरी चाची मुझे यहाँ पर छोड़कर क्यों गई है, तो वह ज़ोर ज़ोर से हंसी और कहने लगी, ये तो तुझे मालूम होगा, हम तो बस माल खरीदते हैं और माल हम तक क्यों नहीं लाया जाता है, ये हमें नहीं मालूम। वे दूसरी औरत, जिसका नाम बेगम चांदी था, राशिदा बानो से कहने लगी, कभी ये छोटी है, इसे अभी हमारे काम के बारे में कुछ पता भी नहीं है। कस्टमर के हवाले करने के बजाय पहले महफिल में नाचने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जब थोड़ी समझदार हो जाएगी तो उसे किसी अच्छे और महंगे कस्टमर के सामने पेश करना, ताकि उसका सही पैसा वसूल हो सके। औरत की बात रशीदा बानो को समझ आ गई और वे कहने लगी कि ठीक है, इसे नाच गाने की तैयारी करवाओ। इस बात का हुक्म देते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। बेगम चांदनी मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि कुछ दिनों के लिए मैंने तुम्हें बचा लिया है, लेकिन याद रखो कि इस दुनिया में आज नहीं तो कल तुम्हें कस्टमर के पास जाना ही होगा, क्योंकि यही तुम्हारा काम है। मैं भी जब से यहाँ आई थी तो सिर्फ 15 साल की थी। मुझे तो यहाँ पर मेरी सगी माँ बेच कर गई थी, क्योंकि उसे तो सिर्फ पैसे से मतलब था। उसने कभी अपनी बेटी से प्यार ही नहीं किया। उसे बेटियाँ बोझ लगती थी, इसलिए वो मुझे यहाँ पर बेचकर चली गई थी। जब से आज तक मैं हर रोज़ किसी न किसी कस्टमर के साथ होती हूँ, क्योंकि अब ये मेरी ज़िंदगी है। मैंने यहाँ से भागने की कई बार कोशिश की, लेकिन यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। लेकिन यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ एक ही दरवाज़ा है, जिस पर राशिदा बानो खुद अपने नौकरों के साथ पहरा देती है। इसलिए यहाँ से कभी फरार होने के बारे में मत सोचना, वरना राशिदा बानो तुम्हारी वो हालत करेगी कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। बेगम चांदनी की बात बहुत ही अच्छी और बहुत ही मोहब्बत करने वाली औरत थी। वो मुझे बहुत ही पसंद आई थी। बाकी यहाँ तो औरत कोई ढंग से बात ही नहीं करती थी। वो मुझे न सिर्फ प्यार से समझा रही थी, बल्कि नाच गाना भी सिखा रही थी, जबकि मैं सारा टाइम रोती रहती थी। मुझे अपनी इस किस्मत पर बहुत ही अफसोस हो रहा था कि मुझे और कोई नहीं बल्कि मेरी अपनी ही चाची यहाँ पर छोड़कर चली गई है। और फिर कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। अब मैं रोते रोते मेरी आंखों का पानी भी सूख चुका था। मैंने अपने दिल को समझा लिया था, सोच लिया था कि ज़्यादा रोने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे यकीन हो गया था कि अब मेरी चाची मुझे लेने के लिए कभी नहीं आएगी। न जाने उन्होंने मुझसे किस बात का बदला लिया था। उसने आखिर ऐसा क्या कहा था कि मुझे अगले ही दिन इस दुनिया में छोड़कर चली गई थी। मैं सवाल का जवाब जानना चाहती थी कि मेरी चाची ने मेरे साथ ये सब क्यों किया, लेकिन फिलहाल इन सवालों को
इन सवालों को जवाब देने वाला कोई नहीं था। महीने तक उन्होंने मुझे नाचना भी सिखा दिया था और फिर मुझे भी इस महफिल का हिस्सा बनाया जाने लगा था, जहाँ शराब के नशे में डूबे हुए आदमी हमारे सामने बैठ जाते और हमें अजीबोगरीब कपड़ों में इनके सामने नाचना पेश करना पड़ता। और पुरानी लड़कियों तो नाचने में काफ़ी माहिर हो गई थी। वे इस काम को बढ़िया तरीके से कर लिया करती थी, लेकिन मेरे लिए ये काम बहुत ही मुश्किल था। मैंने ज़ैन के सिवा किसी को देखा ही नहीं था, ना ही कभी घर की चार दीवारी से अकेले में बाहर निकली थी। यहाँ इतने आदमियों के आगे अपना जलवा पेश करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जहाँ कहीं मेरे कदम रुकते थे, तभी रशीदा बानो हाथ में पकड़ा हुआ चाकू घुमाकर मेरी कमर पर दे मारती थी और सभी लोग इस बात से डर जाते थे। 2-3 दिन ही गुजरे थे कि मुझे समझ आ गया था कि अब यही मेरी दुनिया है और मुझे यहाँ पर जो जुबान के इशारे पर नाचना मेरी मजबूरी है, क्योंकि जिस दिन मैं सही से नहीं नाचा करती थी, मेरा खाना पीना बंद कर दिया जाता था और फिर मैं सारा दिन भूखी प्यासी में तड़पती रहती थी। इसलिए मैंने भी नाचने में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और फिर इसी तरह 1 महीना और गुजर गया था कि एक अमीर आदमी कोठी पर चला आया। उसने आते ही सबसे पहले मेरे दाम लगाए थे। वो मुझे 2 लाख की कीमत पर एक रात के लिए खरीदना चाहता था और ये बहुत ही बड़ी रकम थी। रशीदा बानो तो खुशी खुशी फौरन ही राजी हो गई थी। उसने उस आदमी से रुपया लिया और उसे एक छोटे से कमरे में भेज दिया। बेगम चांदनी ने चांदी से कहा कि वे मुझे तैयार करके उस आदमी की खिदमत में पेश कर दे। ये सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लग गई थी। नाचने को तो मैं अपना चुकी थी, लेकिन अब तक मैंने किसी कस्टमर के साथ रात नहीं गुजारी थी। बेगम चांदनी मुझे अपने साथ ले गई और अपने हाथों से मुझे तैयार करते हुए कहने लगी कि तुम जितना ज़्यादा शोर करोगी, कस्टमर तुम्हें इतना ही परेशान करेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम खामोशी के साथ उसके साथ वक्त गुजार कर वापस आ जाओ। रात के लिए समझ लो कि वही तुम्हारा पति है और ऐसा करने से तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। बेगम चांदनी मुझे तैयार करते हुए एक शीशे में मुझे दिखाते हुए कहने लगी, हमारी खूबसूरती ही हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। ये तुम्हारा खूबसूरत चेहरा और गोरा चिट्टा जिस्म, ये तुम्हारे लिए सिवाय मुसीबत के और कुछ नहीं है। अगर तुम इतनी खूबसूरत न होती तो कोई तुम्हारा दाम भी नहीं लगाता। मैं भी अपनी इस खूबसूरती से तंग आ चुकी हूँ। मैं 40 साल की होने वाली हूँ, लेकिन मेरा खूबसूरत चेहरा और मेरे जिस्म की चमक धमक मुझे बूढ़ा नहीं होने देती। कोई ना कोई मेरे दाम लगा ही देता है और फिर मुझे खुद को उसके सामने पेश करना पड़ता है। तुम भी जब तक खूबसूरत हो तब तक तुम्हें ये सब कुछ झेलना होगा। बेगम चांदनी मुझे दिमागी तौर पर तैयार कर रही थी और मेरे आंसू थे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे बार बार चाचा और जैन की याद सता रही थी। मुझे अब तक इस बात पे यकीन नहीं आया था कि चाचा जी मुझे जानबूझकर यहाँ पर छोड़कर चली गई है और उस सब के लिए शायद जैन जिम्मेदार है। जब मैं पूरी तरह से तैयार हो गई तो बेगम चांदनी ने मेरी नज़र उतारी और गहरी सांस भरकर कहने लगी, कमरे में दाखिल हो जाना और खुद को उस आदमी के हवाले कर देना। मेरे पास तो उसके सिवा और कोई रास्ता ही नहीं था, इसलिए मैं छोटे से कमरे के अंदर चली गई, जहाँ पर एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। धीमी सी रोशनी में मुझे सब कुछ भयानक लग रहा था। मैंने सोचा कि जाते ही मैं उस आदमी के पैरों में गिर जाऊंगी और उससे कहूंगी कि वो मेरे साथ कुछ भी जबरदस्ती ना करे। खुद की भीख मांगूंगी तो उसे मुझ पर तरस आ जाएगा। मैं कम उम्र की थी और जिस आदमी ने मुझे खरीदा था वह कोई 40 साल की उम्र का आदमी था। मेरे हिसाब से तो वह मेरे बाप जैसा ही था, मगर मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर आने वाले आदमी भी इतने ही पत्थर दिल होते हैं जितनी कि यहाँ की औरतें। मैं जब कमरे में दाखिल हुई तो मुझे देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक खतरनाक सी मुस्कुराहट फैल गई। मेरे उसके चेहरे पर नजर पड़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके माथे पर एक बड़ा सा जख्म का निशान था और आंखें बिल्कुल लाल हो रही थी और उसकी नजरें मेरे जिस्म पर टिकी हुई थी। मुझ पर इतना डर सवार हुआ था कि मैं वापस बाहर निकलने लगी थी। तभी उसने मुझे पीछे से पकड़कर खींच लिया और कहने लगा कि तेरे इतने महंगे दाम दिए हैं, फिर तू कहाँ भाग रही है। उसका मुंह खुलते ही शराब की बदबू ने मेरी सांस बंद कर दी थी। मैं उसके आगे रहम की भीख मांगने लगी थी।
लेकिन उसे मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया था। वो कहने लगा कि चल अब सीधी तरह से बिस्तर पर आ जा, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुझ जैसी लड़कियों के नखरे। उसने मुझे सीधे बिस्तर पर धक्का दे दिया था और फिर मेरे दिमाग में बेगम चांदनी की बात घूमने लगी थी। उन्होंने कहा था कि बिस्तर पर जाने से पहले अपनी नाक पर लहसुन का रस जरूर लगा लेना। उन्होंने एक लहसुन मेरे हाथ में मुझे दे दिया था। मैंने उसे मुट्ठी में बंद कर लिया था। जैसे ही मुझे बेगम चांदनी की बात याद आई, मैंने जल्दी से वो लहसुन अपनी नाक पर मलना शुरू कर दिया। उसका रस मेरी नाक पर लग गया और फिर उसके बाद मेरे साथ वही सब कुछ हुआ। उस आदमी ने सारी रात पूरी तरह से अपने पैसे वसूल कर लिए थे। मेरा रोना धोना किसी काम नहीं आया था। वह आदमी तो बिल्कुल ही पत्थर दिल था। उस पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। शायद वे शराब के नशे में चूर था या फिर उसे उस सब की आदत थी। मेरे लिए एक एक मिनट भारी पड़ रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे रात खत्म ही नहीं होगी। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब मुझ पर बेहोशी सवार होने लगी थी, और अब मैं पूरी बेहोश हो गई थी। जब मेरी आँख खुली तो बेगम चांदनी मेरे सामने मौजूद थी। वो कस्टमर सुबह होने से पहले ही जा चुका था। बेगम चांदनी मुझे होश मिलाने की कोशिश कर रही थी। जब मुझे होश आया, उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया और कहने लगी, बस पहली रात ही मुश्किल होती है, आगे तेरे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मेरे लिए ये सब कुछ आसान होगा। गुजरी हुई रात बहुत ही भयानक थी। मैं होश में आने के बाद भी चिल्ला रही थी। बेगम चांदनी मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई और सारा दिन मैं बस उनके सीने से लगकर आंसू बहाती रही। मुझे अपनी माँ की बहुत ही याद आ रही थी। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो शायद मुझसे ये दिन न देखना पड़ता। पहली बार मुझे यकीन हुआ था कि माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। रिश्ते भी सिर्फ दिखावे के ही होते हैं। मेरी चाची, जिसे मैं अपनी माँ की जगह देती थी, उन्होंने ही मुझे इस दलदल में धकेल दिया था। यहाँ मैं अपनी पहचान को भुला चुकी थी। मेरा नाम राफिया था, लेकिन यहाँ पर मेरा नाम रुखसार रख दिया गया था। यहाँ सब लोग मुझे इसी नाम से पुकारते थे, क्योंकि मैं खुद भी भूल चुकी थी कि मेरा नाम पहले क्या था। कभी राफिया था। सारा दिन मैं बेगम चांदनी के पास ही रही। मैंने उनसे कह दिया था कि मैं किसी कस्टमर के पास नहीं जाऊंगी, लेकिन ये कैसे हो सकता था कि कोठे पर रहने वाली लड़की की कीमत ना लगे। 2 दिन खामोशी से गुजरे, फिर तीसरे दिन 60 साल का कस्टमर मेरी कीमत लगाने के लिए आया था। मैंने राशिदा बानो से इनकार करना चाहा था। उन्होंने मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। कहने लगी कि यहाँ इनकार करने की गुंजाइश नहीं है। अगर तू नहीं जाएगी तो मैं तुझे खुद कस्टमर के आगे फेंक दूंगी। मैं राशिदा बानो के आगे मजबूर हो गई थी। बेगम चांदनी ने मुझे उस आदमी के पास जाने के लिए तैयार किया और साथ ही मुट्ठी में लहसुन भी पकड़ा दिया। कहा कि इसे अपनी नाक पर लगाना मत भूलना। मैंने खामोशी से वो लहसुन मुट्ठी में दबाया और मैं मेरे कदमों से उस कमरे में पहुंच गई, और मैंने खामोशी से उस पुट्ठे के साथ रात गुजार ली। अब की बार मैंने कोई रोना धोना नहीं किया था। बेगम चांदनी की बात सही साबित हुई थी। जब मैंने शोर शराबा नहीं किया तो कस्टमर ने भी मुझे परेशान नहीं किया। लेकिन बिस्तर पर जाने से पहले ही मैंने अपनी नाक पर लहसुन का रस लगा लिया था। और उस लहसुन से आखिर क्या होता था, बेगम चांदनी ने मुझे ये क्यों लगाने के लिए दे दिया था, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मैं अपनी जिंदगी में अपनी इज्जत गंवा रही थी। अब हर दिन मेरे साथ ऐसा ही होता था। मुझे अभी भी याद आती है कि जैन ने मेरी गुमशुदगी पर अपनी बहन से कोई सवाल नहीं किया होगा। क्या उसने मुझे कभी ढूंढना नहीं? क्या वह मुझे भूल चुका होगा? बस मैं हमेशा यही सोचती रहती थी। वो कस्टमर चला गया और मैं खामोशी से बेगम चांदनी के कमरे में चली गई थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता से कहने लगी कि तुम कस्टमर के पास जाने से पहले अपनी नाक पर लहसुन का रस लगा लेती हो ना। बेगम चांदनी की बात पर मैंने हाँ में सर हिला दिया। बेगम चांदनी ने कहा कि तुम मेरी बेटी की उम्र की हो। मैं तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें लोगों से नहीं बचा सकती। तुम्हारी पहचान बदल गई है। अगर तुम यहाँ से भागने की भी कोशिश करोगी तो ये मशवरा तुम्हें जाने नहीं देगा, क्योंकि तुम एक धंधा करने वाली औरत बन गई हो। अब कभी भी यहाँ से बाहर की दुनिया के बारे में मत सोचना। और मैंने बेगम चांदनी की बातों को अपने दिलों और दिमाग में बसा लिया था। ऐसे ही 4 महीने यहाँ पर रहते हुए गुजर गए। अब तो मैं इस काम की आदी हो गई थी। मुझे सिर्फ इतना पता होता था कि कस्टमर मेरा इंतज़ार कर रहा है, और मैं खुद ही अपने आप को तैयार कर लिया करती थी।
मैं जो कभी जैन की दुल्हन बनने के ख्वाब देखती थी, अब हर रात ही हर नए मर्द की दुल्हन बनती थी। लेकिन हर रात बेगम चांदनी मुझे लहसुन पकड़ाना नहीं भूलती थी और ये ज़रूर बताती थी कि बिस्तर पर जाने से पहले पहले ये लहसुन अपनी नाक पर ज़रूर लगा लेना। एक दो बार मैंने इसके बारे में बेगम चांदनी से पूछा कि वे लहसुन में ऐसा क्या है जो आप हर बार मुझे दे देती हो, तो वो कहने लगी कि सही वक्त आने पर मैं तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। याद रखना, किसी भी कस्टमर के पास जाने से पहले लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करना। काफ़ी दिनों से देख रही थी मैं कि बेगम चांदनी बीमार थी, लेकिन वह अपना इलाज नहीं करवा रही थी। वैसे भी हम जैसी औरतों का इलाज मुमकिन कहाँ है। हमारा तो यहाँ कोई अपना ही नहीं है जो हमारी फिक्र कर सके। मेरी फिक्र करने वाली यहाँ पर सिर्फ बेगम चांदनी ही थी। अगले ही दिन मेरे पास राशिदा बानो आई और कहने लगी कि रात को तैयार रहना, तुम्हारे पास एक कस्टमर आएगा। और ये कहकर वे चली गई और मैं तैयार होने लगी, क्योंकि मुझे उस दुनिया की आदत हो चुकी थी। मैं जब पूरी तरह से तैयार हो गई तो बेगम चांदनी ने फिर आकर मुझे लहसुन का टुकड़ा पकड़ा दिया। मैं आज सोच में पड़ गई थी कि आखिर बेगम चांदनी मुझे ये लहसुन क्यों देती है। आज मैं उनसे इस सवाल को पूछकर ही रहूंगी, लेकिन मुझे कस्टमर के पास आने के लिए देर हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वापस आऊंगी तो उनसे सवाल का जवाब ज़रूर पूछूंगी। कस्टमर मेरा इंतज़ार कर रहा था, इसलिए मैं कस्टमर के कमरे में उसके पास पहुंची। लेकिन इससे पहले मैंने लहसुन के रस को अपनी नाक पर लगा लिया था। हालांकि मैं इतनी ज़रूर नहीं जानती थी कि उसके पीछे कोई ना कोई तो खास बात ज़रूर है। मेरे दिमाग में इस बार बार लहसुन वाली बात घूम रही थी। अगर मुझे कोई इस बारे में बता सकता था तो वे सिर्फ बेगम चांदनी है। आज मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उनसे पूछकर ही रहूंगी। मैं जैसे ही कमरे में पहुंची तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस कमरे में मौजूद मर्द कोई और नहीं बल्कि जैन था, जो नशे में चूर बिस्तर पर पड़ा हुआ था। और मुझे देखते ही वे एकदम उछल पड़ा और फिर मेरे पास आकर हैरानी से पूछने लगा, राफिया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया। मैंने उसे ज़ोर से धक्का दिया और पीछे हटाकर कहा कि मैं राफिया नहीं हूँ, मेरा नाम रुखसार है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं राफिया बनकर जैन का सामना करती। मेरी इज्जत लुट चुकी थी। जैन ने आकर मेरे कंधों से पकड़कर मुझे झंझोड़ दिया और कहने लगा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम मेरी राफिया ही हो। तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? मुझे तो मेरी बहन ने यही बताया था कि तुम किसी लड़के के साथ भाग गई हो। जैन की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए और फिर मैंने उसे अपनी पूरी कहानी बताई। मुझे यहाँ तक के पहुँचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही बहन थी। ये बात सुनकर वे मेरे कदमों में बैठकर रोने लगा और उसने मेरे हर सवाल का जवाब दिया। उसने मुझे बताया कि जब से मेरी बहन को तुम्हारे और मेरे अफेयर के बारे में पता चला था, तभी से वे तुमसे नफरत करने लगी थी। उस अनजान आदमी को अपने फ़ायदे के लिए बुलाती थी, क्योंकि तुम्हारे चाचा जी तो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। मुझे उनके इस प्लान के बारे में पता चल गया था, तभी तो मैं तुम्हें दूसरे शहर ले जाने की बातें करता था। लेकिन जब उस दिन हम लोग बातें कर रहे थे तो वो बातें मेरी बहन ने सुन ली थी और वह आदमी मेरी बहन से मिलने के लिए आता था। मैं अपनी बहन की हरकतों को अच्छी तरह से जानता था। जब तुम्हारे चाचा घर पर नहीं होते थे तो वे गैर मर्दों के साथ ताल्लुक बनाती है। ये बात तो तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मैं इस बात को जानता था। मैंने अपनी बहन को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वो लगातार अपने पति को धोखा देती रही और उस दिन भी मुझसे उस आदमी को घर से निकलते हुए देखकर बहुत ही गुस्सा आया था और उसी बात पर मेरा बहन से झगड़ा हुआ था। फिर उसके अगले दिन मेरी बहन ने मुझे बताया कि तुम किसी लड़के के साथ भाग गई हो। मुझे उनकी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने रो रो कर मुझसे इस बात पर यकीन दिलवा दिया। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें किस किस जगह पर तलाश नहीं किया, तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। उन्होंने चाचा जी को भी यही बताया कि आपकी भतीजी भाग गई है और फिर मुझे भी यही लगने लगा कि तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुमसे तुम्हारी चाची की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। तुम्हारी चाची बहुत ही बीमार है और बिस्तर पर पड़ी है और उसकी सज़ा मिल चुकी है। यह सब कुछ उसके साथ इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने एक बिन माँ के बाप की बच्ची को अपनी गलती छुपाने के लिए इस कोठे पर छोड़ दिया। जैन मुझे अपने साथ ले जाने की जिद करने लगा। जैन मुझसे माफ़ी मांगने लगा था,
कि उसने मुझे ज़्यादा ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। जैन मुझे अपने साथ ले जाने की जिद करने लगा, लेकिन मैंने उसे साफ इनकार कर दिया तो वो खामोशी से वहाँ से चला गया। उसने मुझसे ज़्यादा जिद इसलिए नहीं की क्योंकि वो जान चुका था कि अब मैं एक खोटे वाली लड़की हूँ और इस सूरत में वे मुझे कभी भी कबूल नहीं करेगा और ना ही उसे ये मशवरा मुझे कबूल करने देगा। जैन की हालत मेरी बेवफाई में ऐसी हो गई थी कि उसने अपने आप को शराबी बना लिया था और वह कोठे पर भी आने लगा था। वह अपनी रात पूरी किए बिना ही वहाँ से शर्मिंदा होकर चला गया और मैं बेगम चांदनी के कमरे में आ गई। लेकिन जैसे ही मैं बेगम चांदनी के कमरे में आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि बेगम चांदनी बेहोश ज़मीन पर पड़ी हुई है। मैंने उनको छूकर देखा तो उनका जिस्म पूरा ठंडा पड़ा हुआ था। शायद वो इस दुनिया से जा चुकी थी। ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं बेगम चांदनी को ही अपना सब कुछ मानती थी और आज वे मुझे इस दुनिया से छोड़कर जा चुकी थी। लेकिन उनकी मुट्ठी में चिट्ठी थी जिस पर उनकी पूरी कहानी लिखी हुई थी कि वो किस तरह से इस कोठे पर आई थी और उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। और साथ ही साथ चिट्ठी पर यह भी लिखा हुआ था कि लहसुन को नाक पर लगाने से क्या होता है। दरअसल इस लहसुन के रस को नाक पर लगाने से औरत कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होती और वे तरह तरह से बीमारियों से भी दूर रहती है। बेगम चांदनी को ये सब कुछ बताने वाला कोई नहीं था, इसलिए वे इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी। लेकिन जब उन्होंने इस बारे में पता चला तो उन्होंने ये नुस्खा मुझ पर आजमाना शुरू कर दिया। उन्हें मेरी सेहत की बहुत ही फिक्र थी, इसलिए वो हर बार मुझे लहसुन पकड़ाना नहीं भूलती थी। पर अफसोस की बात ये थी कि बेगम चांदनी इस दुनिया से जा चुकी थी और अब कोई भी मुझे ये लहसुन पकड़ाने वाला नहीं था और अब मैं यही इस कोठे पर अपनी बची ज़िंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन आज भी मुझे बेगम चांदनी की बात याद आती है और जिसे मेरी इतनी फिक्र थी। लहसुन का रस अपनी नाक पर लगाने से मुझ में आज तक कोई भी बीमारी नहीं हुई थी और ना ही मैं किसी कस्टमर से प्रेग्नेंट हुई थी। तो दोस्तों, क्या जैन ने मेरे साथ सही किया या मुझे उसे दोबारा मनाने के लिए आना चाहिए था? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।